हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर हार्दिक स्वागत। और पिछले वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो आज फिर लेकर आ चुका हूँ गणित शिक्षण की थर्ड इकाई से, जो कि 25 नंबर की है। तो कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन जो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है कि जोड़ और बाकी के प्रश्नों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं बताने हैं। तो जोड़ और बाकी के प्रश्नों के प्रकार हैं: समूह में जोड़ना, समूह से घटाना, पूर्ण और हिस्से और तुलना। अगला प्रश्न है पूर्ण तथा हिस्से तथा तुलना के प्रश्नों में समानता एवं असमानता बताइए। तो पूर्ण और हिस्से तथा तुलना के प्रश्नों में क्रिया नहीं होती। क्या नहीं होती? पूर्ण और हिस्से तथा तुलना के प्रश्नों में क्रिया नहीं होती। और पूर्ण और हिस्से के सवाल दिए गए समूह और उसके उप समूह के संबंध पर आधारित होते हैं, जबकि तुलना के प्रश्न दो अलग अलग समूह की तुलना पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है तुलना के प्रश्न की बनावट की विशेषता क्या है। तुलना के प्रश्न की बनावट की विशेषता क्या है? तो देखिएगा कि तुलना के प्रश्न में कितने प्रकार की मात्राएं होती है। तो तुलना के प्रश्नों की बनावट में दो समूह होते हैं। इनमें तीन तरह की मात्राएं होती है: एक शुरुआत की मात्रा, तुलना की मात्रा और अंतर की मात्रा। तीन तरह की मात्राएं होती है: शुरुआत की मात्रा, तुलना की मात्रा और अंतर की मात्रा। अगले प्रश्न की तरफ देखिए। अगला प्रश्न अपने हैं समूह बनाने वाले सवाल से क्या तात्पर्य है। समूह बनाने वाले सवाल से क्या तात्पर्य है? तो गुणा और भाग के सवालों का एक प्रकार वह सवाल हैं जिन सवालों में समूह बनाने की क्रिया होती है। इन सवालों के प्रकार को हम समूह बनाने वाले सवाल कहते हैं। तो दोस्तों, समूह बनाने वाले सवालों में क्या होता है कि इनमें गुणा और भाग के सवालों का एक प्रकार वह सवाल होता है जिन सवालों में समूह बनाने की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है समाप्यवर्त्य को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, समाप्यवर्त्य क्या है? जो संख्याएं दी हुई होती हैं उन संख्याओं के गुणनखंड होती हैं। जो संख्याएं दी हुई संख्याओं के गुणनखंड होती है उन्हें उन संख्याओं के समाप्यवर्तक कहते हैं। समाप्यवर्तक अब एलसीएम भी होता है, लघुत्तम, और एचसीएफ भी होता है, हाईएस्ट और इसमें लोवेस्ट। तो चलिए, गुणनखंड क्या है ये देख लिया हमने। नहीं दोस्तों, हमने देख लिया समाप्यवर्ती। समाप्यवर्ती में हमने देखा जो संख्याएं दी हुई संख्याओं के गुणनखंड होती है उन संख्याओं को समाप्यवर्तक कहते हैं। तो गुणनखंड क्या है आप देखिए, जो संख्या दी हुई संख्या को पूरा पूरा भाग देती है उन संख्याओं को उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। अर्थात जो संख्याएं दी हुई हैं उन संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है जिस संख्या का, उन संख्याओं को उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। अगला प्रश्न कि महत्तम समाप्यवर्तक क्या है। महत्तम समाप्यवर्तक जिसे एचसीएफ कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं? एचसीएफ। दी हुई संख्याओं के समाप्यवर्तक में से सबसे बड़ी संख्या को उन संख्याओं का महत्तम समाप्यवर्तक में से कहते हैं। दी हुई संख्याओं के समाप्यवर्तक में से सबसे बड़ी संख्या को उन संख्याओं का महत्तम समाप्यवर्तक कहते हैं। यहाँ पर हमने गुणनखंड का इस्तेमाल न करके समाप्यवर्तक शब्द का इस्तेमाल किया है। तो इसके ऊपर हमने परिभाषा पढ़ी थी कि समाप्यवर्तक क्या होता है। अब देखिए कि संख्या रेखा के मॉडल का निर्धारण हम उसका शिक्षण में उपयोग समझिए। तो संख्या रेखा के मॉडल का उपयोग और इसका शिक्षण में क्या उपयोग है देखिएगा कि 15 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की तख्ती पर रंगीन कागज चिपका देते हैं और उसे काले या हरे रंग से पोत देते हैं। इस पर 10 सेंटीमीटर लंबी एवं 1 सेंटीमीटर चौड़ी रेखा खींच देते हैं। इस रेखा में बराबर दूरी के चाप लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6, अतः ऋणात्मक में -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार अंकित करते हैं। तो ये इस प्रकार कुछ आपकी संख्या रेखा नज़र आती है। देखिएगा, ये माइनस में हो गई और ये इधर धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये जीरो सेंटर बिंदु हो गया। तो इसमें हमारे क्या उपयोग कर सकते हैं इसका? इस संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याओं एवं शून्य का एवं ऋणात्मक संख्याओं का प्रदर्शन हो सकेगा। ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य इनका प्रदर्शन हो सकेगा। इस पर योग व व्यकलन का भी प्रदर्शन किया जा सकता है। जैसे योग का 2, 2 से आगे 3 जोड़ने पर 5 और 5 से -2 करने पर इधर 3। तो दोस्तों, जैसे 2 + 3 प्रदर्शन करने के लिए संख्या रेखा पर दाईं दिशा में 2 से आगे बढ़ेंगे और 3 जोड़कर उस पर पहुंच जाएंगे, अतः दोनों संख्याओं का योग 5 होगा। इसी प्रकार 5 - 2 व्यवकलन करने के लिए संख्या में बाईं ओर 2 बिंदु चलेंगे, जिस पर ठहरेंगे वही 5 - 2 का मान होगा जो 3 है। अगला प्रश्न देखिए
अगला प्रश्न है कि एक बालक 4005 को यदि 405 ही पढ़ता है तो शिक्षक इस गलती के क्या क्या संभावित कारण मान सकता है, कि बालक ने क्या गलती की होगी ताकि वो 4000 को 405 ही पढ़ रहा है। तो इसमें इस प्रकार उत्तर होगा कि एक बालक जो 4000 को गलती से 405 पढ़ता है, इसके संभावित कारण हो सकते हैं कि बच्चे को इकाई, दाई, सैकड़ा की अवधारणा अर्थात स्थानीय मान अवधारणा का स्पष्ट ज्ञान नहीं है। फिर 4000 में जीरो का सही अर्थ समझ नहीं पा रहा होगा, अगर दूसरा संभावित कारण है तो। अगला प्रश्न देखिए कि एक बच्चा संख्या 309 को सिर्फ और सिर्फ 39 यानी 39 ही पढ़ पाता है, तो शिक्षक इसके लिए संभावित कारक मान सकता है। कौन कौन से कारक जो कि इस गलती के लिए जिम्मेदार है। तो इस गलती के लिए जिम्मेदार कारक हैं, बच्चे को इकाई, दाई, सैकड़ा की अवधारणा तथा स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है और 309 में जीरो का सही अर्थ समझ नहीं पा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, यदि अंक प्रणाली का आधार 7 हो, यदि अंक प्रणाली का आधार 7 हो तो 1420 में 4 का स्थानीय मान निकालिए। तो इस 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए अपने को 420 चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? 4 का स्थानीय मान ये इस प्रकार है। तो इसमें हमें 7 को संख्या रेखा अंक प्रणाली का आधार मानते हुए 1, 7 की घात 1, 7 की घात 2, 7 की घात 3 यानी इस प्रकार 1, 7, 49, 343 ये इसका वर्गमूल, घनमूल वगैरह है, तो इसको देखना है। इसलिए इस प्रणाली में 1420 में 4 का मान होगा 4 × 7 की पावर 2 अर्थात 196 होगा दोस्तों। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। एक संख्यात्मक जोड़ है 2 + 4 = 6 के आधार पर जोड़ के दो इबारती प्रश्न बनाइए, जिनमें से एकत्रीकरण और दूसरा वर्दी को दर्शाता है। एकत्रीकरण का प्रश्न क्या है कि राम के पास 2 पेंसिल हैं तथा श्याम के पास 4 पेंसिल हैं, तो कुल कितनी पेंसिल हुई? तो ये इसमें एकत्रीकरण इकट्ठे किए गए। और वर्दी, जब किसी राशि को किसी निश्चित मात्रा में बढ़ाने हो, बढ़ी हुई राशि को प्राप्त करना हो तो वर्दी होती है। अगला प्रश्न, एक थैले में 2 आम हैं और उसमें 4 आम और डाले, 4 आम और डाली गई, तो उस थैले में अब कितने आम हैं? तो इसका जवाब, तो ये वर्दी का उदाहरण है कि एक थैले में 2 आम हैं और उसमें 4 आम और डाली गई, तब थैले में कुल कितने आम होंगे? तो ये वर्दी हो रही है, इसलिए वर्दी का उदाहरण है यहाँ पर पिछले प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि अंक 15, 25 और 10 को जोड़ने में बच्चों से आप किस प्रकार की गतिविधि कराएंगे? तो इन 15, 25 और 20 अंकों को जोड़ने के लिए हम बच्चों से एक धागे की सहायता से गतिविधि कराएंगे, जिसमें बच्चों को जोड़ना सिखाया जा सकता है। गतिविधि है 15 + 10 + 25, 15 + 25 + 20। तो सबसे पहले बच्चों को 15 पर धागे का एक सिरा रखकर आगे के 25 नंबर तक दूरियां तय करने को कहेंगे। तो 15 + 25 में बच्चे समझेंगे कि यह योग होता है टोटल 40। इसके बाद 40 पर धागा का सिरा रखकर 10 नंबर तक दूरी करने को तय करने को कहेंगे। तो 40 + 10 = 50, यहाँ इस प्रकार हल कर लेंगे। इस प्रकार बच्चा गतिविधि के द्वारा 25 + 15 + 10 का योग प्राप्त कर लेगा, जो कि 50 होगा। अगले प्रश्न की तरफ देखिएगा। जब बच्ची कोई सवाल हल कर रही हैं तब शिक्षक के लिए कौन सी बातें ज़्यादा अहमियत रखती है? बच्ची जिन मानसिक प्रक्रियाओं से गुजर रही हैं वो बात तो सही उत्तर लिख रही हैं, वो बात या दोनों बातें? अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। कि बच्ची जिन मानसिक क्रियाओं से गुजर रही हैं वो बात ज़्यादा ज़रूरी है, या बच्ची उत्तर सही दे रही है या गलत दे रही है, ये बात ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक शिक्षक के नाते आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि दोनों ही बातें अधिक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पहला अधिक महत्वपूर्ण है। यदि बच्चे की मानसिक प्रक्रिया और कौशल ठीक तरह विकसित हो तो वह कई तरह के सवाल ठीक से हल कर पाएगी। इससे दूसरी तरफ यदि शिक्षक सिर्फ सही उत्तर को चाहता है तो हो सकता है कि बच्चे ठीक से गणित कभी सीख ही ना पाए। तो हमें बच्चे की उत्तर सही दे रहा है या गलत दे रहा है इसकी बजाय किस पर ध्यान देना चाहिए? हमें ध्यान देना चाहिए बच्चे की मानसिक प्रक्रियाओं से, बच्चा किन मानसिक प्रक्रियाओं से गुजर रहा है। अगला प्रश्न है, देखिए, हम भिन्न को किन रूपों में प्रयोग करते हैं? भिन्न का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं दोस्तों? भिन्न का प्रयोग करते हैं बंटवारा करने में, मापन करने में, अनुपात समानुपात में और गणक के रूप में।
भिन्न का अर्थ बताइए। भिन्न शब्द संस्कृत की भिद धातु से बना है, जिसका अर्थ है बांटना या टुकड़े करना। इसमें यह विचार निहित है कि पूर्ण पदार्थ अथवा राशि बराबर भागों में विभक्त की जाए। भिन्न में यह बात निहित है। अगला प्रश्न है कि दशमलव संख्या का आधार कितना है। तो दशमलव संख्या का आधार दोस्तों 10 होता है। दशमलव संख्या का आधार 10 होता है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी भिन्न का आधार 100 हो तो उसे हम किस रूप में व्यक्त करेंगे। यदि भिन्न का आधार 100 हो तो उसे हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे दोस्तों। प्रतिशत 100 में से निकाले जाते हैं, 100 के इर्द गिर्द, अर्थात 100 में से कितने, यही प्रतिशत का अर्थ है। अगला है कि 3/2 प्लस 1/2 को चित्र द्वारा समझाइए। तो यहाँ पर 3/2 को चित्र द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 3/2 अर्थात 2 में से 3, तो यहाँ पर 2 में से 2 हो गए और यहाँ पर 2 में से 1, तो ये हो गया 3/2 और यहाँ 1/2 अर्थात 2 में से 1, अर्थात 1 2 3 4, अर्थात कितने हो गए 2 में से 4, अर्थात 4/2, कितने हो गए 4/2। तो इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 उत्तर आ जाएगा आपका। देखिएगा नीचे प्रश्न को इस प्रकार हल किया गया, 3/2 प्लस 1/2, 2 का लेस से 2 आ गया, फिर 3 प्लस 1 अर्थात 4/2 का उत्तर हो जाता है आपके फाइनल आंसर 2। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए कि आधे को अवधारणा को समझाने के लिए गतिविधि समझिए। कि आधे की अवधारणा को किस प्रकार समझा जा सकता है, आप गतिविधि के माध्यम से बताइए। तो एक आयताकार कागज लेते हैं, इस आयताकार कागज को 2 विपरीत किनारे मिलाते हुए मोड़ लेते हैं, मोड़ को अच्छे से दबाते हैं। अब इसे वापस खोलते हैं, आप देखते हैं कि रेखा द्वारा कागज 2 बराबर हिस्सों में कट गया है। एक हिस्से को दूसरे हिस्से के ऊपर रखने पर वे एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं। ये टुकड़े किए गए कागज के लिए आधा है। इस प्रकार एक प्रत्येक हिस्सा पूरे का आधा है। आधे की अवधारणा शायद आपको समझ में आ गई होगी। एक आयताकार कागज लेते हैं, इस आयताकार कागज के 2 विपरीत किनारे मिलाते हुए मोड़ देते हैं, मोड़ को अच्छे से दबाते हैं। अब इसे वापस खोलते हैं, आप देखते हैं कि रेखा द्वारा कागज 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्से को दूसरे हिस्से के ऊपर रखने पर वे एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं। ये टुकड़े लिए गए कागज के लिए आधा है। इस प्रकार यह प्रत्येक हिस्सा पूरे का आधा है। अगला प्रश्न है कि भिन्न 2/10 का प्रतिशत में बदलना है। तो भिन्न 2/10 को आप प्रतिशत में बदलोगे तो सीधा सीधा इस प्रकार कर सकते हो आप, जिनमें 0 से 0 कटता है तो 10 × 2 कितने हो गए 20% हो गए। 2/10 को प्रतिशत में लिखोगे तो आपका 20% हो जाएगा। अगला है कि 62.62 सही 1/2% को अर्थात 62.5 को दशमलव भिन्न में लिखना है। तो 62.5 को 62 × 2 मल्टीपल करके हम कर सकते हैं। तो 62 × 2 का 124 प्लस 1 125 हो जाते हैं, बट्टे में 2 रह जाएंगे और इधर देखिएगा कि बट्टे में 2 रह जाएंगे और इधर 100 से मल्टीपल कर दिया जाएगा नीचे की तरफ। तो ये 100 करता है 4 बार, कितने बार दोस्तों 25 के माध्यम से, और ये करता है 5 बार। तो इसका उत्तर आएगा 5/8। 2 × 4 हो गए इधर 8, 5/8, 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.625 आपके पास उत्तर आ जाएगा। 5/7 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करें दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हो 5/7 का मतलब है 1/7 के 5 टुकड़े, 1/7 के 5 बार किए गए टुकड़े, अर्थात 1 और 0 के मध्य हमको 7 टुकड़े करने हैं। 2 3 4 5 6 7 टुकड़े करने हैं। तो 7 में से 5वें बिंदु पर हमें 5/7 दर्शा देने हैं दोस्तों। इस प्रकार की संख्या रेखा पर हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दशमलव भिन्नों को बढ़ते घटते क्रम में रखने में कौन सी 2 प्रमुख दिक्कतें आती है। तो दशमलव भिन्नों को बढ़ते घटते क्रम में रखने में प्रमुख दिक्कतें निम्न होती है। अधिकांश बच्चे ये नियम सीख लेते हैं कि ज़्यादा अंकों वाली संख्या सबसे बड़ी होती है।
ये नियम पूर्ण संख्याओं के लिए सही है, लेकिन यह नियम दशमलव बिंदु की परवाह किए बगैर दशमलव संख्या पर लागू किए जाते हैं तो समस्या पैदा हो जाती है। दोस्तों, बच्चों में यह धारणा होती है कि जिन संख्या में ज़्यादा अंक होंगे वे संख्या बड़ी होगी, मगर वे दशमलव पर गौर नहीं करते हुए बिना दशमलव वाली संख्याओं की तरह दशमलव वाली संख्याओं को भी इस प्रकार बड़ा बता देते हैं। जैसे दशमलव के बाद 7 है, इसके दशमलव के बाद 4 है, तो इसमें से बड़ी संख्या हो तो ये होगी 0.7। जबकि बच्चे बता देते हैं क्योंकि इनमें उनको ज़्यादा अंक दिख रहे हैं, 2 अंक दिख रहे हैं, तो 0.42 को वो छात्र बड़ा समझ लेता है। अगले प्रश्न को देखिए। बच्चे कभी कभी, इसी प्रश्न में अगला पॉइंट है कि दशमलव संख्याओं के निर्धारण में बच्चों से गलतियां कैसे होती हैं। तो बच्चे कभी कभी ये सोचते हैं कि दशमलव संख्याओं का नियम पूर्णांक संख्याओं से उल्टा होता है, तब वे ऊपर वाला नियम नहीं लगने पर वे उल्टा नियम बनाते हैं कि किसी छोटी दशमलव संख्या को बड़ा मान लेते हैं। अर्थात उनका मानना है कि जो छोटे अंक, कम अंक होंगे वो बड़ी होंगी। नहीं दोस्तों, यह भी नियम गलत है, बच्चों द्वारा बनाया गया। तो इसमें इस प्रकार होगा, 0.37 बड़ा नहीं होकर 0.5 वाला बड़ा होगा। तो अगले प्रश्न को देखिए कि भिन्न के जोड़ सिखाने के कितने चरण होते हैं। अब भिन्न की जोड़ कैसे सिखाते हैं बालकों को। तो बच्चों को भिन्न की तुल्यता की संरचना समझाने के लिए काफ़ी समय दिया जाना चाहिए। अन्य काम करने से पूर्व संकल्पना रूप स्पष्ट रूप से समझ आ जानी चाहिए कि तुल्य भिन्न क्या है, किस प्रकार तुल्य भिन्न बनती है। फिर सर्वप्रथम समान हर वाले भिन्नों को जोड़ने की बात की जानी चाहिए। जिनके हर समान हो उन भिन्नों को जोड़ने की बात की जानी चाहिए। इसके लिए ठोस चीज़ें व चित्र मॉडलों का उपयोग करना चाहिए। उनसे उन्हें सामान्य पैटर्न देखने में मिलते हैं, दिखाई देते हैं। समान हर वाले भिन्न को जोड़ तीसरे चरण में करवाइए। अगले में देखिए, अब मापन से संबंधित समय सारणी से संबंधित प्रश्न है। देखिए, मापन सिखाने की शुरुआत अनुमान लगने के क्रियाकलापों से की जाती है। क्यों? तो सभी मापनों का आधार अनुमान होता है। किस इकाई का इस्तेमाल कब हो या मापन के लिए कौन सा पैमाना इस्तेमाल हो, ये जानने के लिए अनुमान करना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, एक बच्चे की लंबाई नापने के लिए 10 सेंटीमीटर स्केल का इस्तेमाल बहुत उपयोगी नहीं हो सकता। इसलिए यह ज़रूरी है कि मापन सिखाने की शुरुआती अनुमान लगाने के क्रियाकलापों से की जाए। देखिए दोस्तों, अनुमान लगाना, इमेजिनेशन, कल्पना करना कि अनुमान अपना सही कितना जाता है, यह भी अनुमान लगाने के क्रियाकलाप से हमें मापन सीखने की शुरुआत करनी चाहिए। श्यामू को 8 किलोमीटर 500 मीटर की यात्रा करनी पड़ी। वह 5 किलोमीटर 800 मीटर साइकिल पर चला। बाद में साइकिल खराब होने पर शेष यात्रा पैदल चलकर पूरी की। बताइए वह कितना पैदल चला। तो हमें दोस्तों यहाँ पर 8 किलोमीटर और 500 मीटर में से जितने इन्हें साइकिल ने तय की वो 5 किलोमीटर और 800 मीटर माइनस कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा पैदल चलने वाली दूरी के बारे में। तो इसका उत्तर होगा 2 किलोमीटर और 700 मीटर। दोस्तों, इस प्रकार आपको हल करना है। अगले प्रश्न की तरफ देखिए। एक बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 5 घंटे में वे कितनी दूरी तय करेगी। तो दोस्तों, ये है मल्टीपल अर्थात गुणे से संबंधित क्वेश्चन। 45 किलोमीटर को 5 से गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 225 किलोमीटर। दोस्तों, कितना? 225 किलोमीटर। अगले प्रश्न की तरफ देखिए। 20 किलोमीटर और 34 मीटर में 6 का भाग दीजिए। तो आपको इसमें 20 किलोमीटर और 34 मीटर को इस प्रकार लिखना है दोस्तों, क्योंकि 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो इसको इस प्रकार लिखना है 20.034। तो नीचे हमने भाग करके दिखाया है, देखिएगा भाग को कैसे करना है। 6 का भाग देना है 20 में, 3 बार जाएगा, डिवाइड कर दिया 18, इससे माइनस कर दिया, पीछे बचे 2, आगे शून्य उतारा, तो वहाँ पर दशमलव की जगह दशमलव उतार के आगे की भाग की प्रक्रिया आप आसानी से कर सकते हो। इसमें 3.339 आएगा। अगला प्रश्न देखिए। आयतन और धारिता में क्या अंतर है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए। आयतन और धारिता में क्या अंतर है। आयतन त्रिविमीय फैलाव की माप है, जबकि धारिता का अर्थ है कि उसमें कितना तरल पदार्थ या रेत आदि भरा जा सकता। आयतन चीज़ों द्वारा घेरी जगह हैं, वे धारिता किसी पात्र के अलग अलग आकारों के बर्तनों द्वारा भरने की मात्रा। आयतन तो त्रिविमीय फैलाव की माप है, जबकि धारिता का अर्थ है उसमें कितना तरल पदार्थ या रेत आदि भरा जा सकता है।
आयतन चीज़ों द्वारा घेरी गई जगह है एवं धारिता किसी पात्र में अलग अलग आकार के बर्तनों द्वारा भरने की मात्रा है। आयतन की इकाई घन सेंटीमीटर में होती है, जबकि धारिता की इकाई वह बर्तन होगा जिसके संदर्भ में बात की जा रही है। अगला प्रश्न है कि हरी गुर्जर ने 13 लीटर 500 मिलीलीटर दूध में से 6 लीटर 700 मिलीलीटर दूध बेच दिया, तो बताइए उसके पास कितना दूध बचा। तो आपको यहाँ पर भी माइनस करना है, 13 लीटर 500 मिलीलीटर में से 6 लीटर 700 मिलीलीटर को घटाना है। तो दोस्तों आपका उत्तर आ जाएगा 6 लीटर और 800 मिलीलीटर, 6.800 लीटर उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर माइनस करते हुए कुल दूध में से बेचा हुआ दूध माइनस कर लेना है, तो आपके उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बाल्टी में 13 लीटर 750 मिलीलीटर दूध है, तो ऐसी 7 बाल्टियों में कितना दूध होगा। तो मल्टीपल करना अपने को गुणा, तो यहाँ से गुणा करने पर इस प्रकार आपके उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर 5250 बने, तो दोस्तों 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो यहाँ पर 5 लीटर और 250 मिलीलीटर बनते हैं। तो 91 में इसको ऐड कर देते हैं, तो 91 5 96 लीटर और 250 मिलीलीटर दूध बन जाता है। इस दशमलव में बदल कर भी इस प्रकार आप हल कर सकते हो, पॉइंट लगा के 7 से मल्टीपल करके। आगे देखिए अगले प्रश्न की तरफ। जब किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं ए बी सी, त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी सी दी हुई हो, तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। हिरोन का सूत्र भी कहते हैं इसे। एस बराबर अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए कोष्टक एस माइनस बी कोष्टक एस माइनस सी। यहाँ पर एस का अर्थ ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 है। क्या है बटे बटे, इसको मैं कंफर्म नहीं करता दोस्तों एस का अर्थ आपके लिए, लेकिन यही उनका सूत्र है जो आप प्रयोग कर सकते हो। आगे नीचे दी बनी आकृति को चित्र में देखकर उसका संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को, तो ये मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये त्रिभुज हैं प्लस ये है अपना आयत। तो आयत में ये भुजा अपने को 5 की दी है, तो ये भी 5 की होनी है, तो 5 की आमने सामने की हो गई, तो इसमें ये 3 होगी आमने सामने की। तो बच्ची वाले त्रिभुज की ये समकोणीय लंब कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। तो अपने पास त्रिभुज में आधार इंटू ऊंचाई चाहिए, तो अपने पास आधार आ गया 5 और ऊंचाई आ गई 4। तो यहाँ से इसको कट कर देते हैं 2, तो 10 आ जाता है अपने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 मीटर स्क्वायर आ जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। कितना त्रिभुज का दोस्तों, 10 मीटर स्क्वायर। अब आयत का देख लीजिए 5 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 15 मीटर स्क्वायर। तो चलिए इन दोनों को ऐड करते हैं, 10 प्लस 15 को 25 वर्ग मीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। एक कमरे की लंबाई 8 मीटर चौड़ाई 3.5 मीटर है, तो उसमें बिछाई जाने वाली दरी का क्षेत्रफल, तो हमें मल्टीपल कर देना 8 इंटू 3.5, क्योंकि कमरे में बिछाई जाने वाली दरी का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई में निकाला जाता है। आयताकार कमरा है तो आपको पता ही होगा कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो इस प्रकार 28 वर्ग मीटर उत्तर आ जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए कि कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो दोस्तों कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू हाइट। क्या है दोस्तों, लंबाई चौड़ाई प्लस हाइट। तो ये हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जबकि एक दीवार का पूछे तो लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं हम। तो दोस्तों इस प्रकार बने रहिए, सपोर्ट कीजिए, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम आपको विस्तार पूर्वक प्रश्नों की जानकारी दे रहे हैं। अब अगला प्रश्न, एक कमरा 7.5 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा 5 मीटर ऊंचा है, इसकी छत पर सफ़ेदी करने योग्य स्थान है। कितना स्थान है छत पर सफ़ेदी करने योग्य। तो दोस्तों आपको इसमें हाइट का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि केवल छत में ही सफ़ेदी करनी है, तो उसमें आपको लंबाई और चौड़ाई को मल्टीपल कर देना है। लंबाई कितनी है, 7.5 है, चौड़ाई 4 मीटर है। 7.5 को 4 से गुणा करने पर 30 वर्ग मीटर आ जाता है, अर्थात सफ़ेदी करने का स्थान 30 वर्ग मीटर है। अगला प्रश्न देखिए, 24 घंटे वाली घड़ी से क्या आशय है। तो दोस्तों जैसा कि आपने रेलवे प्लेटफॉर्म है, वायुयान प्लेटफॉर्म है, उन पर देखा ही होगा, बस प्लेटफॉर्म है। 24 घंटे वाली घड़ी से क्या आशय है, हम अपना काम 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार करते हैं, हमें समय के साथ अपराह्न या पूर्वाह्न लिखना होता है।
रेलवे, वायुयान जैसे कुछ विभाग अपने समय का निर्धारण 24 घंटे वाली घड़ी के अनुसार करते हैं, अर्थात 24 घंटे वाली घड़ी का समय और 12 घंटे वाली घड़ी के समय पूर्वाह्न के समय तक सम्मान होता है। 24 घंटे वाली देख लो चाहे 12 घंटे वाली देख लो, उनमें दोपहर की 12 बजे तक का समय सम्मान होता है, अर्थात रात 12 बजे के बाद से दोपहर 12 बजे तक का समय दोनों घड़ियों में ही सम्मान होता है। जबकि दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक के समय में परिवर्तन होता है। आप इसमें पूछ सकते हैं आपसे कि 12 बजे को 24 घंटे वाली घड़ी में क्या लिखा जाता है, तो दोस्तों 00 लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, रात्रि 10:55 को रेलवे समय सारणी के अनुसार लिखना है, तो इसमें आपको 12 जोड़ देना है, 12 10 22, 22:55 इसमें दर्शाया जाएगा रेलवे समयानुसार। तो अगला देखिए कि न्यून कोण व अधिक कोण में अंतर क्या क्या है। तो न्यून कोण व अधिक कोण में कौन कौन से अंतर हैं कि 90 डिग्री से कम का कोण हो जाएगा न्यून कोण, 90 डिग्री से कम का कोण हो जाएगा न्यून कोण, जबकि अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा किंतु 180 डिग्री से कम होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, अधिक कोण व वृहत कोण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अधिक कोण और वृहत कोण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अधिक कोण तो होता है 90 डिग्री से अधिक, और 180 डिग्री से कम का कोण अधिक कोण कहलाता है, जबकि वृहत कोण 180 डिग्री से अधिक होगा और 360 डिग्री से कम का कोण होगा। तो इस प्रकार अगला प्रश्न देखिए कि कोणों के आधार पर त्रिभुजों के कितने प्रकार होते हैं। तो एक त्रिभुज में न्यून कोण होते हैं, अर्थात तीनों ही कोण न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से छोटे होंगे। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण समकोण होगा, बाकी दोनों न्यून कोण होंगे। अधिक कोण त्रिभुज, दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज प्रकार में एक कोण आपके 90 डिग्री से ऊपर होगा, बाकी दोनों न्यून कोण होंगे। संभवतया एक त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं हो सकते, ये प्रामाणिक सत्य है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री करने के लिए एक ही समकोण के अलावा बाकी न्यून कोण ही होने जरूरी है। अगला प्रश्न देखिए कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के कितने प्रकार हैं। तो समद्विबाहु, दो भुजा समान, समबाहु अर्थात समत्रिबाहु यानी कि तीनों भुजाएं समान, विषमबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होगी। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 9 मीटर, 40 मीटर और 41 मीटर हैं, तो इसमें समकोण त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि 9 मीटर 40 मीटर को जोड़ने पर 41 मीटर हमको समकोण त्रिभुज में मिलता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, तो इसके माध्यम से आप पता चलेगा आपको कि यह समकोण त्रिभुज है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि त्रिभुजों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। लिखिए, त्रिभुजों का वर्गीकरण हम कोणों के आधार पर कर सकते हैं और भुजाओं के आधार पर कर सकते हैं। समकोण, न्यून कोण, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, और भुजाओं के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। अगला प्रश्न देखिए, एक समकोण त्रिभुज का कोण 30 डिग्री का है, तो तीसरा कोण कितने का होगा। समकोण का सीधा सीधा मतलब एक तो 90 का होगा और एक 30 का हो गया, तो पीछे कितने का बचा दोस्तों, पीछे 60 का बचेगा, तो बचा हुआ कोण 60 का होगा। अगला प्रश्न देखिए, वस्तुओं चीज़ों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर होता है। तो वस्तु का और चीज़ों का वर्गीकरण आकार एवं वस्तु के स्वभाव, वस्तु का आकार और वस्तु के स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण होता है। अब देखिए कि स्थानिक समझ का क्या क्या मतलब है, अर्थात आसपास की वस्तुओं को देखकर छूकर उनका वर्णन कर पाना, जैसे बड़ा है छोटा है, अंदर है बाहर है, ऊपर है नीचे है, दूर है पास है, दाएं हैं बाएं। इस प्रकार स्थानिक समझ में आसपास की वस्तुओं को देखकर इनको अनुभव करके वर्णन कर पाना कि कौन सी वस्तु का आकार कैसा है, कहाँ है, कितनी ऊंची कितनी नीची, अनुमान लगाना स्थानिक समझ में आता है। दिशाओं की समझ बना लेना और उनका इस्तेमाल कर दिया, दिशा बताना, इसमें हो जाएगा स्थानिक समझ में। अगला प्रश्न देखिए आप, 49वां प्रश्न है कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। तो आंकड़े प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो प्रकार के आंकड़े होते हैं आपके। अगला प्रश्न देखिए कि आंकड़ों का प्रबंधन से क्या तात्पर्य है। दोस्तों आंकड़ों के प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, तो आंकड़ों को एकत्र करना, संकलन करना ही आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है। आंकड़ों को इकट्ठा करके उनका संकलन करना ही आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है, एकत्रीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों में अंतर स्पष्ट करना 100% आपको ये पेपर में मिलने वाला है।
प्राथमिक, प्राइमरी और सेकेंडरी आंकड़ों में अंतर। प्राइमरी आंकड़े क्या हैं, सेकेंडरी आंकड़े क्या हैं दोस्तों, स्पष्टतः ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा कि प्राथमिक आंकड़े ये मौलिक होते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े पूर्व में संकलित किए हुए होते हैं। ये कच्चे माल की तरह होते हैं जिन्हें प्रबंधक इकट्ठा करता है, जबकि ये निर्मित माल की तरह पहले से इकट्ठे किए हुए होते हैं। अगला अंतर है, ये उद्देश्य के सदैव अनुकूल होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार आंकड़ों का प्रयोग करने वाला चाहता है उसी प्रकार उन्हें इकट्ठा कर लेता है, जबकि इनका प्रयोग करने से पहले इन्हें संशोधित या अनुकूलित बनाना पड़ता है, क्योंकि ये पहले से इकट्ठे होते हैं जिनके लिए कोई अलग उद्देश्य होगा, अभी प्रयोग करने के लिए कोई उद्देश्य अलग होगा। तो दोस्तों अगला अंतर है कि प्राथमिक आंकड़ों को संग्रहण करने के लिए धन, समय तथा परिश्रम की आवश्यकता होती है अलग। और इसमें चौथे में आ जाएगा अंतर में, द्वितीयक आंकड़ों में ये आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, धन, समय व मेहनत का अधिक आवश्यकता नहीं होता है इसमें। तो दोस्तों ये थे प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर, जो कि 100% आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आंकड़ों का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो आंकड़ों का क्या क्या महत्व है। आंकड़ों का महत्व है आधार पर तुलना करना, आंकड़ों के आधार पर गणना है, भविष्यवाणी है, मार्गदर्शन है, बच्चों को बैठने की योजना, घर का खर्चा चलाना, घर का निर्माण करना आदि कार्य संपन्न हो सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे कार्य पूर्व निर्धारित आंकड़ों के माध्यम से बहुत आसानी से हो जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, फालतू के क्वेश्चन नहीं है इनमें, इनके सहायता से आप बड़े प्रश्नों को भी आसानी से हल कर पाओगे। तो देखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगला प्रश्न है कि आंकड़ों की बारंबारता बंटन सारणी बनाने हेतु किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो आंकड़ों का सारणीयन हेतु निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। प्रसार क्षेत्र या परिसर अर्थात रेंज, वर्ग अंतराल अर्थात क्लास इंटरवल, वर्गांतरों की संख्या अर्थात क्लास नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। अगला प्रश्न है कि आंकड़ों के कोई 3 उपयोग बताइए आप। आंकड़ों के उपयोग बताने हैं तो आंकड़ों का अर्थ है व्यवस्थित ढंग से एकत्रित ऐसी जानकारी जिसमें किसी विशिष्ट निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए एकत्रित किया गया। आंकड़ों का उपयोग निम्न क्षेत्रों में होता है। कृषि क्षेत्र में पैदावार जानने हेतु आप आंकड़ों का उपयोग कर सकते हो। कृषि क्षेत्र में पैदावार जानने के लिए आंकड़ों का उपयोग कर सकते हो। गणितीय प्रश्न हल करने में, सांख्यिकी में आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हो। विज्ञान के क्षेत्र की प्रकृति को जानने के लिए, विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार करने के लिए आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। मौसम विभाग भी आंकड़ों के आधार पर भविष्यवाणी करता है। खेल कूद में किस खिलाड़ी ने कैसा प्रदर्शन किया ये देखने के लिए आप आंकड़ों का प्रदर्शन प्रयोग कर सकते हो। अगला है लेखा चित्र किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है। तो लेखा चित्र विभिन्न आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन लेखा चित्र कहलाता है। इसको केवल देखकर ही आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न कि लेखा चित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर होगा लेखा चित्र, चित्रालेख, दंड चित्र, वृत्ताकार लेखा चित्र या पाई चार्ट, आयत चित्र आदि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि दंड आलेख, वृत्त आलेख एवं आयत चित्र कब उपयुक्त रहते हैं। दंड आलेख का क्या प्रयोग है। विभिन्न श्रेणियों की तुलना करने के लिए उपयोग में लिया जाता है दंड आलेख। वृत्त चित्र या वृत्त आलेख एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए वृत्त चित्र का प्रयोग किया जाता है। अगला है आयत चित्र, लगातार अंतराल वाले आंकड़ों के लिए जो चित्र बनाया जाता है उसे आयत चित्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है अगला प्रश्न। तो दोस्तों बस आज के सेशन में इतना ही प्रश्न काफ़ी है, क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर आपने हमारे वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के लिए भी अपने इस ज्ञान को शेयर करें, ताकि वो दोस्त भी आपके समकक्ष इस ज्ञान का प्रयोग कर सके और अपने एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर अच्छे से संपन्न हो और आप जल्द से जल्द उच्च सफलताएं अर्जित करो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए एनजी मोटिव के साथ।